जोर से बोलो ना। सेलों के संयोजन, आज का जो हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन, इसकी विधिवत रूप से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सेलों का जो संयोजन होता है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है, श्रेणीक्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा पार्श्वक्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन है जिसमें सभी सेलों के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो प्रतिरोध में एक समान, या हम कहें सभी सेलों से विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो एक समान होता है। नंबर एक बात, इस संयोजन में सभी सेल जो होते हैं वो एक चेन सिस्टम की तरह एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने प्रतिरोधों के संयोजन में देखा था जुड़े हुए होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में n सेल हैं, जिनमें से सभी सेलों के जो विद्युत वाहक बल है वो क्रमशः E1, E2, E3 और इसी प्रकार से nवें सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो En है। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इन सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्रमशः R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn है। देखिए, हमारा उद्देश्य जो है यहाँ पर एक्चुअल में इस टॉपिक को पढ़ने का, एक ऐसा हम संयोजन बनाना चाहते हैं, हम इस संयोजन का ऐसा एक तुल्य संयोजन प्राप्त करना चाहते हैं जिस संयोजन में अगर हम एक सेल काम में लेते, सपोज हम एक सेल काम में लेते, तो वो अकेला सेल इन सभी सेलों की तरह, इन सभी सेलों के सम्मिलित प्रभाव की भांति ही कार्य करता। यानी कि ये सारे सेल मिलकर के एक सेल की तरह कार्य करेंगे, पर जिस की तरह ये कार्य करेंगे उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। यानी इस परिपथ के तुल्य परिपथ में अगर मैं मानूं कि इस परिपथ के तुल्य परिपथ में एक सेल लगा हुआ है, जो सेल ठीक ऐसे ही काम कर रहा है जैसे ये सारे सेल मिलकर के कर रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, उसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये सब हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इस पूरे परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना, धारा निकालना और टर्मिनल वोल्टता निकालना। हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी भी सेल जो होता है उसमें एक जो सेल के अवयवीकरण होते हैं उनके कारण एक आंतरिक प्रतिरोध कार्य करता है, जिसे हम स्मॉल r के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये होता तो सेल के अंदर है, लेकिन इसको दिखाने के लिए सेल के बाहर बनाया जाता है, संकेत के रूप में बाहर बनाया जाता है। तो मान लीजिए एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इसकी टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस IR होगी जब सेल से हम धारा ले रहे हैं, और जब सेल को धारा दे रहे हैं यानी कि जब सेल को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस IR हो जाता है। अब हमने जैसा कि शुरुआत में कहा कि मान लीजिए n सेल हैं जो कि श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं, कैपिटल R मान का ये प्रतिरोध है, इससे जुड़े हुए हैं ये सभी सेल, ठीक है। ये तो पहले से V1, दूसरे की V2, तीसरे की V3 और ऐसे ही लास्ट वाले की Vn अगर मैं मानूं टर्मिनल वोल्टा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिपथ है उसकी इक्विवेलेंट, यानी कि जब मैं लिख रहा हूं VEQ, ध्यान से समझिएगा, जब मैं EQ लिख रहा हूं तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य। तुल्य टर्मिनल वोल्टता अगर मैं निकालना चाहूं तो किसी भी श्रेणी क्रम परिपथ में तुल्य टर्मिनल वोल्टता निकालने के लिए आपको सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं का योग करना पड़ेगा, यानी कि सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं का योग इस परिपथ की तुल्य टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो ये भी अगर आप यहां से समझना चाहे तो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेल का ये सिरा A है और ये सिरा जो है वो B है, ये सिरा जो है वो दूसरे सेल का दूसरा सिरा जो है वो C है, और ये C सिरा तीसरे सेल का पहला सिरा भी है और दूसरे सेल का दूसरा सिरा भी। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर इन सेलों को इस प्रकार से बना रहा हूं कि संकेत जो हम बना रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध का, अभी मैंने वो नहीं बनाया, ठीक है। तो ये A सिरा हो गया एक सेल का, ये दोनों सेलों का एक सिरा कॉमन सिरा हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे। तो अब अगर मैं फिलहाल के हम 3 सेल ही ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो अगर मैं इन तीनों सेलों के विभवांतर की बात करूं तो हम कहेंगे पहले सेल का विभवांतर हो गया VA माइनस VB। विभवांतर के लिए आपको प्लस सिरे के विभव में से माइनस सिरे का विभव घटाना पड़ेगा। दूसरे सेल का विभवांतर होगा VB माइनस VC। तीसरे सेल का विभवांतर होगा VC माइनस VD। अब अगर मैं इनको V1, V2 और V3 का नाम दूं, ध्यान से देखिएगा आप, तो देखो अगर हम इन सबको जोड़ दें, VA
V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। आप देखेंगे VB से VB कट गया, VC से VC कट गया, क्या रह गया आपके पास में, आपके पास में रह गया V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू VA माइनस VD इज इक्वल टू VA माइनस VD। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर VA माइनस VD। ठीक है, अब हमने जो सर्किट बनाया था वो क्या था, कुछ इस तरह का सर्किट बनाया था हमने, 3 सेल जुड़े हुए थे, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। ठीक है, तो अब हमारे पास में लास्ट में क्या बच रहा है, इन सबको अगर हम जोड़ें, V1 क्या है, इस सेल का टर्मिनल वोल्ट था, V2 क्या है, दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्ट था, V3 क्या है, तीसरे सेल की टर्मिनल वोल्ट था। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो हमारे पास में आ रहा है A और D सिरे के मध्य का विभवांतर, यानी इन सभी सेलों का तुल्य विभवांतर हमारे पास में आ रहा है। तो सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं को जोड़ने पर इस प्रकार से हमारे पास में तुल्य टर्मिनल वोल्टता आती है। इसी तथ्य को हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमने यहीं पर ज्ञात कर ली कि अगर आपको तुल्य टर्मिनल वोल्टता का मान ज्ञात करना है तो सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं का आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहां से आ गया भाई V इक्वलेंट बराबर पहले की टर्मिनल वोल्टता V1, दूसरे की V2 प्लस V3 एंड सो ऑन प्लस Vn। हमने Vn तक क्यों लिया, क्योंकि n सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो n सेलों की सबकी टर्मिनल वोल्टता जोड़ दी हमने। अब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है E माइनस आई आर। अब अगर मैं पहले सेल के लिए लिखना चाहूं V इक्वलेंट, पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता कितनी है V1, तो V1 का मान कितना होगा E1 माइनस आई R1। ठीक है, दूसरे सेल के लिए V2 का मान E2 माइनस आई R2। इसी प्रकार से तीसरे सेल के लिए V3 का जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास में, तीसरे सेल के लिए अगर अपन लिखना चाहें तो हो जाएगा E3 माइनस आई R3। और इसी प्रकार से मैं nवे सेल के लिए लिखना चाहूं तो nवे सेल के लिए हमारे पास हो जाएगा प्लस En यहां जगह नहीं है इसलिए मैं En को थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देता हूं। तो E3 का जो मान है वो हमने लिखा प्लस V3 का मान E3 माइनस आई R3। ठीक है, एंड सो ऑन प्लस nवे सेल के लिए माइनस आई RN। ठीक है, हमने सभी सेलों के लिए लिख दिया। आप यहाँ पर खास बात देख रहे होंगे, सभी सेलों के लिए हमने विद्युत वाहक बल का मान E1 E2 E3 E4 इस तरीके से अलग अलग लिया है। सभी सेलों के लिए हमने आंतरिक प्रतिरोध का मान R1 R2 R3 R4 अलग अलग लिया है, लेकिन सभी सेलों के लिए हमने धारा का मान एक समान लिया। तो धारा का मान एक समान क्यों लिया है, क्योंकि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एक समान होता है। अब अगर मैं ब्रैकेट को खोल दूं और ब्रैकेट को खोल करके एक जैसी संख्याओं को एक साथ लिख लूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, V इक्वलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन प्लस En। ये तो हो गए E वाले पद सारे। अब अगर मैं IR वाले पद लिखूं तो पहला पद है माइनस का IR1, दूसरा पद है माइनस का IR2, तीसरा पद है माइनस का IR3, और इसी प्रकार से अगर हम nवा पद देखें तो nवा पद हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस का IRN। ठीक है, माइनस का IRN, ये माइनस का IRN, ये nवा पद है, एंड सो ऑन करके लिख दीजिए। ये जो हमने अभी तक इसमें देखा है इसको हम पीडीएफ में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ हम पीडीएफ में भी चलेंगे तो दोबारा रिवाइज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास में 3 सेल है या n सेल है जो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सबके टर्मिनल वोल्टता है V1 V2 V3 इसी प्रकार से Vn है, R मान के एक प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं, तो तुल्य टर्मिनल वोल्टता V इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn, क्योंकि किसी श्रेणी क्रम परिपथ की तुल्य टर्मिनल वोल्टता सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं की योग के बराबर होती है। अब हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टता का जो समीकरण है, जो कि कल ही हमने पढ़ा है, V बराबर E माइनस IR है। इस समीकरण को अगर मैं काम में लूं तो V1 का मान हो जाएगा हमारे पास में E1 माइनस IR1, V2 का मान हो जाएगा हमारे पास में E2 माइनस IR2, V3 का मान E3
माइनस आई आर थ्री, और इसी प्रकार से वी एन का मान ई एन माइनस आई आर एन हो जाएगा। इन सब में से हम ई वन वाले ई वाले पदों को एक साथ लिख रहे हैं और आई आर वाले पदों को एक साथ लिखे तो हमारे पास में आ जाएगा ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एंड सो ऑन ई एन, और इसी प्रकार से माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री एंड सो ऑन माइनस आई आर एन। अब इस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस समीकरण में एक खास बात है कि हम यहाँ पर देखिए, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, V इक्वलेंट बराबर ब्रैकेट E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन प्लस En। ये तो हो गए E वाले पद, और जो IR वाले पद है उन सब में से मैं अगर माइनस I को कॉमन ले लूं तो पहले पद में से बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। ठीक है, अब अगर मैं ये जो ऊपर हमने परिपद बनाया था इसके तुल्य एक परिपद बनाता तो कैसे बना था? तुल्य परिपथ का मतलब क्या है कि इन सबको अगर मैं एक सेल के बराबर मानूं तो मैं एक सेल बनाऊंगा, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसको हमने किससे जोड़ा हुआ है? इन सभी सेलों को मिलाकर किससे जोड़ा हुआ है? एक प्रतिरोध से जोड़ा हुआ था, तो इसको भी हम एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। ये जो सेल है इसकी जो विद्युत वाहक बल है उसको हम कहेंगे ई इक्वलेंट यानी तुल्य विद्युत वाहक बल। इसका जो प्रतिरोध है उसको हम कहेंगे आर इक्वलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो अब अगर मैं इस सेल के लिए, एक सेल के लिए जो कि सभी एन सेलों के बराबर काम कर रहा है के लिए अगर मैं टर्मिनल वोल्टता का इक्वेशन लिखता तो क्या होता? V इक्वलेंट बराबर हो जाता मेरे पास में E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ये हम इमेजिनरी पोजीशन ले रहे हैं कि इन सबको हटा करके मैं एक सेल लगा रहा हूं, हालांकि हमें लगाना नहीं है, पर हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये सेलों को हम सबको, सारे सेलों को एक सेल मानते तो वो एक सेल का विद्युत वाहक बल अगर E इक्वलेंट होता और उसका आंतरिक प्रतिरोध R इक्वलेंट होता और इसकी टर्मिनल वोल्टता V इक्वलेंट होती, जैसे कि इन सबकी मिलाकर के है, ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो उसका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से आता। अब देखो, पिछली समीकरण जो हमने लिखी और नई समीकरण जो हमने लिखी है इसकी अगर हम तुलना करें तो V इक्वलेंट की जगह तो V इक्वलेंट आ रहा है, लेकिन E इक्वलेंट की जगह कौन आ रहा है? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E एंड सो ऑन प्लस En। इक्वलेंट की जगह कौन आ गया? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En। अब देखो, I की जगह I है, माइनस की जगह माइनस है, माइनस की जगह माइनस है, बीच में I की जगह I है, और जो R इक्वलेंट है उसकी जगह क्या है हमारे पास में? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। यानी इन दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना कर ले में, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा मिक्सअप हो गया, इसको हम पीडीएफ में भी फिर से समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जो हमने समझा है उसी से आगे। देखिए, हमने समीकरण ज्ञात कर लिया था E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं इस परिपथ के इक्वलेंट परिपथ बनाना चाहूं, तुल्य परिपथ बनाना चाहूं जिसमें एक सेल लगा हुआ हो जो कि बिल्कुल वैसा ही काम करे जैसा कि ये सारे सेल मिलकर के कर रहे हैं, और उस सेल का विद्युत वाहक बल यदि E इक्वलेंट, आंतरिक प्रतिरोध R इक्वलेंट हो और टर्मिनल वोल्टता तो हम निकाल ही चुके हैं V इक्वलेंट हो, तो हम कहेंगे इसके लिए जो टर्मिनल वोल्टता उसका समीकरण हो जाएगा V इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। यहाँ EQ जो लिखा है उसका मतलब इक्वलेंट यानी तुल्य से है। ठीक है, अब ये जो समीकरण 2 हमारे पास में आई है और जो समीकरण 1 हमारे पास में, उसकी तुलना अगर हम करें तो देखो, V इक्वलेंट की जगह V इक्वलेंट है, लेकिन E इक्वलेंट है उसकी जगह क्या आ रहा है हमारे पास में? E इक्वलेंट की जगह समीकरण में देख के बताओ, E इक्वलेंट की जगह क्या आ रहा है हमारे पास में? यहां पर जो काम E इक्वलेंट कर रहा है वो इस समीकरण में कौन कर रहा है? हाँ बोलो बेटा, बताएं। ई इक्वलेंट का जो मान है वो समीकरण 1 में किसके तुल्य है? दोनों समीकरणों की अगर आप तुलना करते तो V इक्वलेंट की जगह V इक्वलेंट आ गया, ई इक्वलेंट की जगह क्या आ रहा है? हाँ बोल। ई इक्वलेंट की जगह आ रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En। तो ई इक्वलेंट की जगह हमारे पास में आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En। माइक ऑफ कर ले आप अपना। ठीक है, इसी प्रकार से हम तुलना करें तो देखो, माइनस की जगह माइनस है और आई की जगह आई है। ठीक है, अब आर इक्वलेंट की जगह कौन है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn। तो इस तरीके से हमने क्या किया? तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, तुल्य टर्मिनल वोल्टता निकाल ली। अब हमारा काम क्या है? हमें धारा का मान निकालना है, विद्युत धारा का मान निकालना है। तो जो समीकरण हमारे पास में आया है उस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखोगे या उस परिपथ को आप ध्यान से देखो तो देखो, ये परिपथ हमारे पास में था। ठीक है, ये परिपथ हमारे पास में था।
ये सेल का एक सिरा, ये दूसरा सिरा, ये अंदर बना हुआ है सेल के, हम सांकेतिक रूप से इसको बाहर मानते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं बताना चाहता तो वास्तविक रूप में आपको ये परिपथ कैसा दिखाई देगा, बाहर से जब देखोगे तो ये दिखाई देगा ये सेल है और ये इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आर। जो आंतरिक प्रतिरोध है वो सेल के अंदर ही है, तो सेल के सिरों के मध्य का जो विभवांतर है और इस प्रतिरोध के सिरों का मध्य का जो विभवांतर है वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों सेल और ये प्रतिरोध आर प्रतिरोध जो है वो दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से चित्र बनाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रतिरोध नीचे मैंने जोड़ा है, प्रतिरोध ये आर और ये सेल, ये दोनों समांतर क्रम में नहीं है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि समांतर क्रम में तो क्या होता है, दोनों सिरे जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो देखो इस सेल का ये सिरा और इस प्रतिरोध का ये सिरा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और सेल का जो माइनस सिरा है, क्या वो इस प्रतिरोध से सीधे आपस में जुड़ा हुआ है? बताएं। ये जो सेल हमने बनाया है, इसका जो माइनस सिरा है, माइनस सिरा, ये छोटा वाला सिरा, क्या ये बड़े प्रतिरोध आर से सीधा जुड़ा हुआ है? नहीं सर, तो सीधा नहीं जुड़ा हुआ प्रिंस है। कह रहा, प्रिंस रामाकिशन ने, दोनों ने कहा है कि ये सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। बस इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, जब पढ़ाई करो ना तो पूरा कॉन्सेंट्रेट किया करो, और इसीलिए मैं आपको बार बार दोहरान करने के लिए भी कहता हूँ। क्यों दोहरान करने के लिए कहता हूँ? क्योंकि हम कई बार चूक जाते हैं, कई बार आवाज कट जाती है, इसलिए आपके पास में सही बात नहीं पहुंच पाती है। कई बार और कारण भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं, ये प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्रतिरोध यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, ये केवल सांकेतिक रूप से बाहर बनाया हुआ है। ऐसा कोई प्रतिरोध इस सेल के श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा हुआ होता है, ये सेल के अंदर होता है ये। हाँ, तो ये एक्चुअल में ये केवल आपको दिखाने के लिए बना है, पर वास्तव में ये क्या है, एक संलग्न तार है। समझ में आई बात? तो ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को तो आप केवल जब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जब करो तब ही इसे मानो कि जुड़ा हुआ है। अगर आप परिपथ को देख रहे हो तो परिपथ में इस प्रतिरोध को आप मानो ही मत कि यहां है, इसके अंदर है ये। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों सीधे जुड़े हुए हैं, और सीधे जुड़े हुए हैं तो अब बताओ मुझे, सेल और ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं है? समांतर क्रम में है ना? समांतर क्रम में। हाँ। यस तो सर। सेल के सिरों पर जो वोल्ट है उसको तो हमने कह दिया टर्मिनल वोल्ट था, यानी वी इक्विवेलेंट। और प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्ट है उसको हम कहते हैं विभव पतन, और उसका मान कितना होता है, धारा इनटू प्रतिरोध। धारा का मान I है और प्रतिरोध का मान R है। तो हम क्या कहेंगे कि सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्ट था और प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन। विभव पतन निकालने का तरीका क्या है, धारा को प्रतिरोध से गुणा कर दो, दोनों बराबर होने चाहिए, यानी V इक्विवेलेंट का मान IR के बराबर होना चाहिए। ये वाला जो मान है वो हम पिछला जो समीकरण हमने देखा था, समीकरण संख्या 2, V इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, इसमें अगर हम रख देवें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा यहां पर V इक्विवेलेंट की जगह आ गया, जो समीकरण था V इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। अब यहां पर V इक्विवेलेंट की जगह क्या आ गया हमारे पास में, IR। E इक्विवेलेंट की जगह E इक्विवेलेंट है और माइनस I स्मॉल r इक्विवेलेंट। ये IR इक्विवेलेंट है, इसको आप लेफ्ट में लेके चले जाओ तो आपके पास में क्या आ जाएगा, IR प्लस IR इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा, R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट। अब ये जो R प्लस R इक्विवेलेंट है इसको नीचे लेके चले जाओ तो आपके पास में हो जाएगा I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास में विद्युत धारा का सूत्र भी आ गया, हमारे पास में विद्युत धारा भी आ गई। V इक्विवेलेंट यानी कि हमारे पास में टर्मिनल वोल्टता का तुल्यमान। राजवीर अपना माइक ऑफ करो, राजवीर अपना माइक ऑफ कर लो, राजवीर अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ये नहीं करेगा। तो वापस हम यहीं पर आ जाते हैं। तो देखो ये सूत्र हमने यहाँ पर भी निकाला हुआ है, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। V इक्विवेलेंट की जगह हमने रख दिया IR, IR यहाँ पर हमने रखा, लेफ्ट में जो IR इक्विवेलेंट था उसको राइट पे ले गए तो हो गया IR प्लस IR इक्विवेलेंट
बराबर ई इक्वलेंट, इन दोनों में से आई कॉमन आ गया तो बचा आर इक्वलेंट को ब्रैकेट में, और राइट में आपके पास में ई इक्वलेंट बचा है। ये जो आर प्लस आर इक्वलेंट है इसको अपन दूसरी तरफ लेके जाए तो हमारे पास में आई का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये देखो जो आई का फॉर्मूला आया है इसमें अगर मैं ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट का मान रख दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा आई बराबर ई इक्वलेंट। ई इक्वलेंट का मान हमने पिछले पेज पे निकाला था, हमने देखा था ई इक्वलेंट का मान ये रहा और आर इक्वलेंट का मान ये रहा, ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे तो देखते हैं हमारे पास में ई इक्वलेंट का मान तो हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन प्लस En। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एक तो कैपिटल आर आएगा प्लस कैपिटल आर के साथ में है आर इक्वलेंट, और इस आर इक्वलेंट का मान कितना है, स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3 एंड सो ऑन प्लस स्मॉल rn। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बढ़े, हम इसमें स्पेशल कंडीशन लेंगे। एक स्पेशल कंडीशन क्या लेंगे कि यदि सारे के सारे सेल हमारे पास में ऐसे आ जाएं जिन सबका विद्युत वाहक बल बराबर हो और उनका आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर हो तो क्या होगा। अगर सबका विद्युत वाहक बल बराबर हो, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 बराबर En हो, और सबको हम मान लेते हैं बराबर तो होंगे लेकिन उनका कुछ ना कुछ मान तो होगा, तो हमने प्रत्येक का मान लिया E है। और इसी प्रकार से सबका आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn ये भी बराबर है, और किसके बराबर है, R के बराबर। यानी जितने भी सेल जुड़े हुए हैं सबका विद्युत वाहक बल जो है वो E है और सबका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R है। अगर ऐसा है तो जो चीजें हमने पहले निकाली थी उनके मान हमारे पास में क्या आएंगे वो हमें देखने। तो हमने देखो एक तो पीछे निकाला है ई इक्वलेंट, ठीक है, और ई इक्वलेंट का वैल्यू क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन En। तो सबकी जगह अब क्या आ जाएगा, सबकी जगह आपके पास में आ जाएगा E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E, E3 की जगह भी E, ठीक है, एंड सो ऑन, और En की जगह भी E। यानी टोटल n बार E आएगा, NV बार। ये लास्ट वाला जो E है वो NV बार होगा। अब अगर आपको मैं कहूं कि x और x को जोड़ो तो आप कहोगे 2x आएगा। x और x को 3 बार जोड़ो तो 3x आएगा। जब 3 बार जोड़ते तो 3x आता है, 2 बार जोड़ते तो 2x आता है, n बार जोड़ेंगे तो nx आएगा। इसी प्रकार से अगर हम E को n बार जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, NE। यानी E इक्वलेंट बराबर होगा NE। मतलब ये हुआ कि जब हम, ध्यान से समझिएगा, जब हम कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। और अगर सभी सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल का उतने ही गुना होता है जितने सेल जुड़े हुए हैं। अगर 4 सेल जुड़े हुए तो 4 गुना होगा, 5 सेल जुड़े हुए तो 5 गुना होगा, n सेल जुड़े हुए तो n गुना होगा। अब इसी प्रकार से अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहूं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था हमारे पास में, ये ई इक्वलेंट का मान हमारे पास में आ गया। अब आर इक्वलेंट का मान निकाल लेते हैं। आर इक्वलेंट के सूत्र में हमने देखा था कि हमारे पास में था R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। तो R1 की जगह R आ गया, R2 की जगह R आ गया, R3 की जगह R आ गया, एंड सो ऑन, प्लस जो Rn है उसकी जगह भी हमारे पास में आ जाएगा R, वो भी कौन सी बार, NV बार। ठीक है, तो n बार R को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट बराबर NR। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर आपको निकालना है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तो सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों को अगर आप जोड़ दोगे तो तुल्य विद्युत वाहक बल आ जाएगा, और सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों को जोड़ दोगे तो आपके पास में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। अभी हमें और भी कुछ चीजें निकालनी है, और भी कुछ चीजें क्या क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है तुल्य धारा। हमें 4 चीजें निकालनी है। देखो बेटा, इन समीकरणों में हम क्या कर रहे हैं, टोटल 4 चीजें निकाल रहे हैं। तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य धारा कितनी होगी, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो तुल्य टर्मिनल वोल्टा है उसका मान कितना होगा। तो अब देखो, तुल्य धारा का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, I बराबर, हमारे पास फॉर्मूला क्या है था, I बराबर E इक्वलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। ठीक है, अब देखो E इक्वलेंट का मान कितना है हमारे पास में, स्मॉल n इंटू ई, R की जगह R है, और इस स्मॉल r इक्वलेंट का मान भी हमने निकाला स्मॉल n इंटू आर। अगर मैं नीचे r प्लस स्मॉल n r में से n को कॉमन ले लूं तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे देना। तो हमने यहां से कॉमन ले लिया n,
तो n का r में भाग दिया तो r बटा n हो गया, प्लस n का n r में n का भाग दिया तो n से n कट गया, r रह गया। ठीक है, ये n से n यहाँ पर भी कट गया, तो आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में जो है वो फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा I बराबर E अपॉन R अपॉन n प्लस स्मॉल r। तो ये तुल्य धारा का चाहे ये फॉर्मूला काम में लो चाहे ये फॉर्मूला काम में लो, दोनों ही सही है। तुल्य धारा निकाल ली हमने, तुल्य वोल्टता निकाल ली हमने, हमने आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया। अब जो हमारा काम है वो क्या है, अब जो हमारा काम है वो है यहाँ पर तुल्य टर्मिनल वोल्टता निकालना। तो तुल्य टर्मिनल वोल्टता भी मैं निकालूंगा, यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं तुल्य टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे तुल्य टर्मिनल वोल्टता के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तुल्य टर्मिनल वोल्टता के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला है V इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, मान रख देते हैं यहाँ पर। तो V इक्वलेंट का मान आ जाएगा हमारे पास में V इक्वलेंट बराबर E इक्वलेंट का मान NE है, माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस I इंटू R इक्वलेंट का मान आ गया NR। ठीक है, तो अब इन सब में से अगर हम क्या कॉमन ले लें, n कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा E माइनस आई आर, यानी एक सेल की टर्मिनल वोल्टता का n गुना, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में